ओके एवरीवन, तो आज हम लोग गैसियस स्टेट का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट। वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब क्या? किसी क्वेश्चन में आ गया वॉल्यूम ऑफ गैस का रिक्वायरमेंट है, तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस? तो वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब मोटा मोटी ये मान के चलिएगा कि जिस कंटेनर में गैस है उस कंटेनर का जो इनर साइड का वॉल्यूम है उसी को हम लोग क्या सपोज कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस। करेक्ट। मान लेते हैं कि आपका कंटेनर का साइज ए है और यहाँ पे आप 2 ग्राम ऑफ एनी गैस, इसको लिखा नहीं है, एनी गैस यहाँ पे रखते हैं। तो अगर गैसियस फॉर्म में है तो क्या ये किसी कॉर्नर में जाकर रहेगा या पूरा वॉल्यूम में स्प्रेड कर जाएगा? करेक्ट। दिस इज द रीजन कि वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब क्या मानेंगे, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर जहाँ पे एक गैस है। तो एक लाइन लिखिए, वॉल्यूम ऑफ गैस is considered to be volume of gas is considered to be volume of container that it occupy. Volume of gas is considered to be volume of container that it occupy. समझ में आ जाएगा ना? ओके यहाँ देखिए स्टूडेंट, 1 ml इक्वल टू क्या मानते हैं? बोलिए, ये तो मोस्ट क्वेश्चन में कितना बार आ चुका है। 1 cc, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसके हेल्प से क्या हम लोग 1 लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या रिलेशन था लीटर और मीटर क्यूब में? कैसे? यहाँ देखिए, इसको 1000 सेकंड टाइम कर रहा हूँ, मोल को दोबारा पढ़ा चुका हूँ। इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 1000 ml इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, करेक्ट है ना? और 1 सेंटीमीटर क्यूब को आप ऐसे लिख सकते हैं, सर लिख सकते हैं, बात एक ही है। और 1 सेंटीमीटर, सेंटी का मतलब क्या होता है? सेंटी का मतलब होता है 10⁻²। तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 10⁻² मीटर? 1 सेंटीमीटर को मीटर में क्या 10⁻², तो कितना हो गया? करेक्ट। तो मैंने क्या किया, जस्ट इस फार्मूला में 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसके बाद 1000 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब। इज इट राइट? दिस इक्वल टू क्या 1 लीटर बोल सकते हैं? तो 1 लीटर इक्वल टू कितना हो गया? यहाँ से 1 लीटर इक्वल टू तो ए रिलेशन और वो रिलेशन हम लोग को जरूरत रिक्वायरमेंट होता रहेगा, लिख लीजिएगा दोबारा, ठीक है? देखिए, इसी चैप्टर में मैं आपको बैरोमीटर पढ़ाऊंगा। प्रेशर मेजर करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं? बैरोमीटर का यूज़ करते हैं। इसको हटाएं। हाँ, गैसियस स्टेट और स्टेट ऑफ मैटर सेम ही है। एनसीईआरटी में जिस चैप्टर का नाम स्टेट ऑफ मैटर है वही कोई नाम यहाँ पे। स्टेट ऑफ मैटर में 3 स्टेट, कौन सा स्टेट? सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड
तो सॉलिड स्टेट आपको क्लास 12th में पढ़ाऊंगा, एक फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर ही है जो इस बार 12th में फर्स्ट टर्म में आने वाला है। और लिक्विड स्टेट मतलब आपको सॉल्यूशन पढ़ाएंगे क्लास 12th में जाकर। सॉल्यूशन ऐसे पढ़ा भी रहे हैं लिक्विड स्टेट, बट यहाँ पे सिर्फ स्टेट ऑफ मैटर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, गैसियस स्टेट, करेक्ट। और सॉलिड स्टेट कहाँ पढ़ने वाले हैं, क्लास 12th में। ओके, प्रेशर ऑफ गैस, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। प्रेशर का क्या फार्मूला होता है फिजिक्स में, ओके, प्रेशर इक्वल टू फोर्स, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग बोल रहे हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, देखिए स्टूडेंट, और आप लोग एक टर्म सुने स्ट्रेस, मैं ही पढ़ाने वाला हूँ हीट में, फिजिक्स में, ठीक है। स्ट्रेस क्या होता है, तो भाई मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया। प्रेशर भी बोल रहे हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, अब स्ट्रेस भी क्या बोल रहे हैं। तो ये एरिया ए है और यहाँ पे कुछ ऐसा लगाए हैं और इसको यहाँ पे कुछ ऐसा इक्विपमेंट है, उससे मैं फोर्स बाहर की तरफ लगा रहा हूँ। अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। तो जो यहाँ पे डेवलप होगा F/A, क्या उसको प्रेशर बोलेंगे, क्यों नहीं, अभी तो बोल रहे हैं फोर्स बाय एरिया। ओके, तो फिर उसको बोलेंगे स्ट्रेस, क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। बट इसका मतलब है, अच्छा अगर ये एरिया है, अब फोर्स ऐसे लगा रहे हैं टुवार्ड्स, कैसे लगा रहे हैं, टुवार्ड्स, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रेशर। इस लेकिन अगर यहाँ पे एरिया ऐसे है, अब फोर्स परपेंडिकुलर लगा के मैं फोर्स टुवार्ड्स ही लगा रहा हूँ, लेकिन ऐसे थोड़ा सा एंगल बनाकर, देन तो उसका उसका वन ऑफ द कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोर्स। इसका वन ऑफ द कंपोनेंट आप लोग मुझे देख पा रहे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट, यहां पे देखिए ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका दो कंपोनेंट तो हो सकता है ना, एक ऐसे एफ हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल, राइट। तो विच कंपोनेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेशर, इसका जिस एरिया पे फोर्स लग रहा है उस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट एंड टुवार्ड्स द एरिया, अवे फ्रॉम द एरिया या टुवार्ड्स द एरिया, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट। बट इज इट कंपलसरी कि ऑल द टाइम फोर्स परपेंडिकुलर ही लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। दैट्स वाई अगर इस टाइप का सिचुएशन का फोर्स लगेगा तो वहाँ पे फोर्स का विच कंपोनेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेशर, वर्टिकल कंपोनेंट एंड टुवार्ड्स द एरिया, वर्टिकल कंपोनेंट एंड टुवार्ड्स द एरिया। तो ये तो पता क्लियर हो गया। अच्छा, स्ट्रेन क्या होता है, मैंने नहीं पढ़ाया है लेकिन पढ़ाना मुझे ही है, और वो हीट में। ऐसे आपको एक मिनट, स्ट्रेस और स्ट्रेन एक चैप्टर मिला होगा या मिलेगा, जिसका नाम है सब मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मैकेनिक्स में, राइट। वहाँ पे स्ट्रेस मिलेगा और स्ट्रेन मिलेगा। बट थोड़ा बहुत आप जानते हैं स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन, दिस इज कॉल्ड व्हाट, स्ट्रेन, दिस इज कॉल्ड व्हाट। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे बारे में बोल दीजिएगा, और भी है बट ये भी तो है, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब मेरा क्वेश्चन है डोनाल्ड आपसे कि एक सरफेस है जिसका म्यू 0 है, म्यू का मतलब यही नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, और यहाँ पे एक रॉड रखे हैं और इस रॉड को हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। और ऑब्वियसली रॉड को हीट करेंगे तो एक्सपेंशन होगा, तो इसका लेंथ L से एक्सपेंड होकर क्या हो गया, L डैश, कितना हो गया, तो स्ट्रेन कितना हुआ, L डैश माइनस, दिस इज कॉल्ड व्हाट, लॉन्गिट्यूडनल। तो पूरा दुनिया यही आंसर देगा जो आप दे रहे हैं, एंड यू आर अवॉर्डेड -1, स्ट्रेन इज 0। स्ट्रेन क्या रहेगा, अब कन्फ्यूजन सर कैसे, अभी तक तो यही लाइफ चल रहा था, डेल्टा L/L, राइट। तो भाई बिना स्ट्रेस का, जैसे आप बोलते हैं ना आज बहुत स्ट्रेन है, मतलब आपके ऊपर काम का प्रेशर है,
बिना काम का आप बोलते रहिएगा स्ट्रेन है, कोई मतलब है? इसका मतलब विदाउट स्ट्रेस, हर स्ट्रेस के लिए एक स्ट्रेन होता है। बोलिए मेरे साथ, फॉर एवरी स्ट्रेस देयर इज अ स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, एरियल स्ट्रेन भी होता है और वॉल्यूम स्ट्रेन भी होता है, सब साउंड का चैप्टर में आएगा, ठीक है? तो फॉर एवरी स्ट्रेस देयर इज अ स्ट्रेन और फॉर एवरी स्ट्रेस देयर इज अ फोर्स। स्ट्रेस के लिए क्या होगा? फोर्स होगा। बट इसका एक्सपेंशन में कोई फोर्स लग रहा है? ये जब एक एक्सपेंड कर रहा है तो कोई फोर्स के वजह से हो रहा है या फ्री एक्सपेंशन है? यस। तो ये जो तो यहाँ पे डेल्टा एल बाई एल को हम लोग फ्रैक्शनल चेंज ऑफ लेंथ बोलेंगे, बट स्ट्रेन नहीं बोलेंगे। स्ट्रेन इज जीरो। ये जेई का ऑब्जेक्टिव है। जहाँ पे हम लोग ख़त्म करते हैं चीज़ें, तो वहाँ से शुरू हो जाता है, राइट? क्योंकि यहाँ पे फोर्स नहीं लग रहा था, फ्री एक्सपेंशन। क्या है? फ्री एक्सपेंशन। एक ऑब्जेक्टिव बता दिया, बट इसको पढ़ेंगे कैलोमेट्रिक के चैप्टर में ही, ठीक है? एनीवे, और अच्छा एक मिनट, लेट मी फिनिश। यहाँ पे मैंने म्यू जीरो क्यों किया? सर फ्रिक्शन रहता तो एक्सपेंशन में उसका फ्रिक्शन की वजह से फोर्स लगता अपोज करने के लिए, बट मैंने एकदम फ्रिक्शन लेस सरफेस कर दिया तो वहाँ पे ये कोई फोर्स, हाँ बोलिए, नहीं लगा है। देखिए स्टूडेंट, एफ बाई ए को ऑलवेज आप स्ट्रेस बोल सकते हैं, बट एफ बाई ए की फोर्स बाई एरिया किसी प्रेशर कहाँ पे फील होता है? प्रेशर फील होता है सरफेस, कंटेनर के सरफेस पे। कहाँ पे? कंटेनर के सरफेस पे। इसको बहुत तरीके से डिराइव करूंगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, राइट? तो कंटेनर के सरफेस पे होगा, तो कंटेनर के, मान लेते हैं एक कंटेनर है और यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स है, करेक्ट? तो एक गैस मॉलिक्यूल्स कंटेनर के सरफेस पे जो फोर्स लगाते रहेगा टुवार्ड्स, तो सर गैस मॉलिक्यूल यहाँ पे फोर्स कैसे लगाएगा उसको मैं 2 मिनट में डिस्क्राइब कर दूंगा। तो गैस मॉलिक्यूल कंटेनर के सरफेस पे जो फोर्स लगाएगा, उस फोर्स की वजह से जो यहाँ पे डेवलप होगा एफ बाई ए, बट ये फोर्स अवे लगाएगा या टुवार्ड्स लगाएगा? टुवार्ड्स लगाएगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है? एवरी एक्शन हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट रहेगा। इस पे यहाँ पे ज़्यादा डिराइव नहीं करेंगे, अदरवाइज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज यहाँ पे ही स्टार्ट हो जाएगा। बोलिए, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन मैंने नहीं पढ़ाया लेकिन कुछ तो जानते होंगे, आर के सर का क्लास कर रहे होंगे। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये है ना, यस, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और कौन सा फ्रेम? फ्रेम शुड बी, और अगर एवरेज फोर्स बोलेंगे तब क्या बोलिएगा? डेल्टा पी वाई डेल्टा टी। ओके, ये मेरा कंटेनर का वन ऑफ द सरफेस है। ये सब रफ वर्क चल रहा है, किसी एक मॉलिक्यूल को लेकर मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज या आइडियल गैस में गैस के मॉलिक्यूल का कोलिजन कंटेनर के सरफेस का साथ इलास्टिक कोलिजन माना गया है। और इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? अगर कंटेनर के सरफेस साथ मॉलिक्यूल अगर इलास्टिकली कोलाइड करता है तो जितना वेलोसिटी से, जितना स्पीड से कोलाइड करेगा उतना ही स्पीड क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा, राइट? तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एम भी मोमेंट, लीनियर मोमेंटम क्या है? एम भी से, और ए डायरेक्शन एक्स एक्सिस है, क्या है? तो इनिशियल मोमेंटम कितना? इसका इनिशियल मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट, बोलिए भाई, एम भी। ऐसे कोलाइड करने के बाद ये वापस आ रहा है, क्योंकि कोलिजन क्या मानेंगे? इलास्टिक। तो फाइनल मोमेंटम कितना? मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन जस्ट। तो इस मॉलिक्यूल का मोमेंटम चेंज किसके वजह से हुआ? किसने मोमेंटम चेंज कर दिया? बोलिए सर, ये सरफेस, क्या प्रॉब्लम भाई, क्यों वापस आ गया? ये सरफेस नहीं तो जाते रहता। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ दिस मॉलिक्यूल? सरफेस ऑफ द कंटेनर, सरफेस ऑफ द कंटेनर। तो इस मॉलिक्यूल का मोमेंटम चेंज, एक ही मॉलिक्यूल पे पहले बात कर लेते हैं। अब ये नहीं पूछना सर कितना मॉलिक्यूल रहेगा, मॉलिक्यूल इतना रहेगा जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। मानते हाइड्रोजन का 1 ग्राम भी रहेगा तो एन का ऑर्डर का रहेगा ना।
बट हम लोग एक मॉलिक्यूल समझ लेंगे तो बाकी को जोड़ लेंगे, करेक्ट। तो इस मॉलिक्यूल का चेंज ऑफ मोमेंटम किसने किया? तो यहाँ पे जो लिखते हैं, एक मिनट, यहाँ पे आपने क्या लिखा? फोर्स इक्वल टू व्हाट? dp बाई, बट ए फोर्स रहता है, अब मोमेंटम का चेंज किसका? बोलिए सिस्टम का। मोमेंटम किसका? सिस्टम नाम का भी कुछ चीज़ होता है न्यूटन्स लॉ में, ऑपरेशन में, राइट। तो मोमेंटम किसका? चेंज, सिस्टम का। तो इस सिस्टम पे फोर्स जो लगाएगा वो सिस्टम ही लगाएगा या एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगाएगा? एक्सटर्नल एजेंट। वैसे ही मॉलिक्यूल का चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए वजह कौन बना? ये सरफेस। तो ये सरफेस इसके लिए क्या रहेगा? एक्सटर्नल एजेंट रहेगा, करेक्ट। अब मान लेते हैं कि इस मॉलिक्यूल का कोलिजन टाइम, एक एवरेज कोलिजन टाइम मैं आपको बता दूंगा बाद में, करेक्ट। तो क्या इस मॉलिक्यूल पे एक फोर्स लगेगा? फोर्स ऑन मॉलिक्यूल ड्यू टू सरफेस। फोर्स ऑन लिखना नहीं है, ड्यू टू व्हाट? सरफेस का कौन सा कंपोनेंट? क्योंकि हम लोग एक्स कंपोनेंट ले रहे हैं तो क्या लिखेंगे? पी एफ एक्स माइनस पी आई एक्स और डिवाइड बाई व्हाट? डेल्टा टी। कितना हो जाएगा? माइनस एम भी, अब माइनस फाइनल मोमेंटम का साइन क्या था? माइनस। इनिशियल मोमेंटम का साइन क्या था? प्लस, डिवाइड बाई व्हाट? डेल्टा टी। कितना हो गया स्टूडेंट? एक क्वांटिटी, एक सर्किल तो है पॉजिटिव, आगे में क्या लगा हुआ है? इसका मतलब फोर्स उस मॉलिक्यूल पे किस डायरेक्शन के अलॉन्ग लगा? निगेटिव एक्स एक्सिस। किधर? तो ए फोर्स किस पे लगा है? जिसका मोमेंटम चेंज होगा उसी पे फोर्स लगा है। तो मोमेंटम किसका चेंज हुआ है? मॉलिक्यूल का। तो फोर्स किस पे लगा? किधर लगा? निगेटिव एक्स एक्सिस। किसने लगाया? दीवार में। आप दौड़ के दीवार से टकराइएगा तो आप पे फोर्स लगेगा ना, कौन लगाएगा? बट सर मेरा भी एकदम न्यूटन्स थर्ड लॉ है, मैं भी उतना ही लगाऊंगा। अब ये नहीं कि इस एटीट्यूड से जाके टकराते रहिए। इसका मतलब ये जो फोर्स लगा है वो किस पे लगा है? मॉलिक्यूल पे। लगाया किसने? सरफेस। अब हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ लगा देंगे। इस मॉलिक्यूल पे फोर्स का डायरेक्शन, इस मॉलिक्यूल पे फोर्स का डायरेक्शन इधर आया, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ मॉलिक्यूल भी सरफेस पे फोर्स लगाएगा, बट मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट, करेक्ट। तो अपोजिट डायरेक्शन क्या रहेगा? ए है फोर्स ऑन मॉलिक्यूल ड्यू टू सरफेस, तो एक ए भी न्यूटन्स थर्ड लॉ से फोर्स ऑन सरफेस ड्यू टू मॉलिक्यूल। ये जो फोर्स है वो सरफेस के परपेंडिकुलर एंड टुवर्ड्स है, सरफेस के परपेंडिकुलर एंड। अब हम लोग वी आर वेरी वाइज पीपल, हम लोग सारे मॉलिक्यूल को काउंट कर लेंगे और सारे मॉलिक्यूल के वजह से इस सरफेस पे फोर्स लगाएंगे और उसका एरिया से फिर डिवाइड कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा? प्रेशर। एक ऑब्जेक्टिव बता दिया आपको, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेशर ऑफ द गैस। प्रेशर ऑफ द गैस कहाँ पे फील होता है? कंटेनर के सरफेस पे। कहाँ पे? और वो प्रेशर किसके वजह से, उसके उस प्रेशर को डेवलप होने के लिए उस प्रेशर का मेन रीजन क्या है? कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड द सरफेस, कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल एंड द सरफेस, करेक्ट। अब देखते हैं इसको अगर हीट करना शुरू कर देंगे क्या करेंगे? कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए। घर में चाय बनाने के लिए पानी डालते हैं बर्तन में और गर्म करना स्टार्ट कर देते हैं, मॉलिक्यूल्स कितना ऊपर नीचे होने लगता है, क्या बढ़ जाता है? स्पीड। काइनेटिक मतलब क्या बढ़ता है? तो इसको गर्म करेंगे तो मॉलिक्यूल का स्पीड बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। और बढ़ेगा तो कम मोमेंटम रहेगा या और ज़्यादा मोमेंटम से कोलाइड करेगा? और ज़्यादा मोमेंटम से कोलाइड करेगा तो इसका मैग्नीट्यूड कम रहेगा या ज़्यादा हो जाएगा? तो फोर्स और भी ज़्यादा डेवलप करेगा, दोनों तरह से फोर्स ज़्यादा डेवलप करेगा, तो उसकी वजह से प्रेशर कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए? ज़्यादा। तो अब ऑरिजिन समझ में आ गया कि प्रेशर ऑफ द गैस कहाँ पे फील होता है? कंटेनर के सरफेस पे। और उसका मेन वजह क्या है? कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल एंड सरफेस। बट वो सरफेस जो प्रेशर आता है वो कौन लगाता है? मॉलिक्यूल का फोर्स, लेकिन न्यूटन्स थर्ड लॉ से। पहले फोर्स किसने लगाया? सरफेस ने मॉलिक्यूल पे, फिर न्यूटन्स थर्ड लॉ से मॉलिक्यूल ने भी क्या लगाया? सरफेस पे, करेक्ट है। बट ये सारी बातें हम लोग दोबारा करेंगे कहाँ पे? केटीजे में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। तो एक लाइन लिख लीजिए प्रेशर के लिए। द मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस इन ए द मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस the molecules of gases are in continuous random motion. The molecules of gases are in continuous random motion.
comma, they frequently collide with each other, they frequently collide with each other as well as surface of, as well as inner surface of container. They frequently collide with inner surface को हटा दीजिए, they frequently collide with surface of container. Full stop. The collision of molecule with surface of container due to collision of molecules with surface of container, due to collision of, फिर से सुनिएगा, द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, यहां तक लिख पाए, कॉमा, दे फ्रीक्वेंटली कोलाइड विथ ईच अदर, दे फ्रीक्वेंटली कोलाइड विथ ईच अदर एज वेल एज विथ द सरफेस ऑफ कंटेनर, एज वेल एज विथ द सरफेस ऑफ कंटेनर, यहां तक हो गया, फुल स्टॉप। नेक्स्ट उसी में कंटिन्यू कर लीजिएगा, द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स with the surface of container, due to collision of molecules with the surface of container, molecules apply a force on the surface of container, molecules apply a force on the surface of container, due to which there is pressure developed on the surface of container, due to which there is pressure developed on the surface of container, due to which there is pressure developed on the surface of container, and this pressure is known as pressure of the gas, and this pressure is known as pressure of gas. हाँ, क्या बोले? यस, स्ट्रेस के केस में अभी ज़्यादा बात नहीं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल भी होता है और शियर स्ट्रेस भी होता है, इधर कुछ भी बोलना अभी सही नहीं रहेगा। इसका क्या उपाय है? पहले थोड़ा गैसेस पढ़ लेते हैं, पहले क्लास को आगे बढ़ने दीजिए। एक सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आज के बाद किसी को भी गर्मी फील हो, ठंडा फील हो, तो मुझसे बिना पूछे हुए बाहर चले जाइएगा, और वहाँ पे जो बाहर बैठे रहते हैं उनको बोलिएगा कोई एसी चालू कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि मुझे इस पर डिस्टर्ब कीजिएगा तो मैं तो जाऊँगा नहीं चालू करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एकदम लिमिटेड टाइम है, 1.5 आवर मुझे मिला है आपको पढ़ाने के लिए। इसमें मुझे अगर ऑपरेटर ही बना दीजिएगा गैस एसी चालू करने का तो पढ़ाएंगे कब? इसलिए सबके लिए काइंड रिक्वेस्ट है, मैं अपने लिए रखा हूँ सिर्फ देखने के लिए, देखकर अच्छा लगता रहता है कि चलेगा किसी दिन, बट चलाऊंगा नहीं क्योंकि आप डिस्टर्ब हो जाइएगा, साउंड आते रहेगा, ठीक है? क्योंकि पहले देख रहे हैं साउंड सिस्टम लगा हुआ है, देखिए उधर, तो वो उसके वजह से, इसकी वजह से नहीं, ये पिछले 8 साल से लगा हुआ है कि मैं किसी क्लास में नहीं चलाता हूँ, घर घर आवाज़ होता है, और पढ़ाने के टाइम पे किसी तरीके से थोड़ा भी डिस्टर्बेंस होता है तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन लूज करता है, क्योंकि पढ़ाने का एक फ्लो है ना, इसके बाद ये बोलना है, इसके बाद ये बोलना है, पूरा एक्टिंग करना है भाई, बीच में डायलॉग भूल जाएंगे। आज के बाद किसी को भी ठंडा गर्म फील हो, आराम से निकलिए, मैं आपको रोकूंगा नहीं, जाके वहाँ पे बोल दीजिएगा। चारों एसी चालू करवाना, चारों करवा लीजिएगा, चाहे फ्रिज क्यों नहीं कर जाए बट मुझे यहाँ पे प्लीज़ पढ़ाने दीजिए। हो गया ना? अब यहाँ देखिए, 1 मिनट, यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या क्या यूनिट होता है? ओके, 1 यूनिट तो पास्कल, तो 1
1 पास्कल इक्वल टू, एक तो ऐसा ही सिस्टम से स्टार्ट करते हैं, P इक्वल टू क्या लिखे, तो एक तो यूनिट हो गया क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रेशर का यूनिट, करेक्ट। दूसरा यूनिट क्या है, एक हो गया ऐसा सिस्टम में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक क्या हो गया, पास्कल। अच्छा, एक बोल रहे हैं डाइन, और क्या है जरा आप लोग बताइए। एक सर एटीएम भी होता है, करेक्ट हो गया ना। और क्या होता है, ओके, एक टॉर भी होता है, और कुछ होता है, एक सर बैरोमीटर के अकॉर्डिंग भी बताते हैं, बैरोमीटर मरकरी के अकॉर्डिंग, एमएम ऑफ एसीजी। और कोई यूनिट जो आएगा हम लोग के रास्ते में, इतना से काम चल जाएगा। अच्छा हाँ, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। एक काम करते हैं, पहले सबका एक दूसरे के साथ रिलेशन निकालते हैं, सबको मैं बाद में प्रूफ करते रहूँगा। एक पूरा क्लास ही पढ़ाऊँगा बैरोमीटर, और वो दूसरी जगह पे यूज में आते रहेगा, ठीक है। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट, 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन होता है, सही सही बोलिएगा, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 5 डाइन, और 1 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए तो 10 टू द पावर 4 ना। 1 मीटर इक्वल टू हो गया 100 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। इसका मतलब है कितना हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ से डिराइव किए 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना, 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, लिख लीजिएगा। क्या सही है ना, या कहीं पे मिस्टेक हो गया है, सही है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इसको बाद में प्रूफ कर दूंगा, अभी के लिए मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लीजिए। 1 ATM ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 ATM, ये बैरोमीटर में मेजर किया हुआ है, 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। कितना, 1 ATM इक्वल टू हाउ मच, 1.013 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, करेक्ट है। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए, कौन सा पर्पस के लिए, ऑलमोस्ट 1 पकड़ लेते हैं। ये सब हम लोग को हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए अभी के लिए स्टूडेंट ए भी मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लीजिए। 1 ATM, अच्छा इक्विवेलेंट टू का मतलब समझते हैं ना। समटाइम्स बोलते हैं कि हाँ ये तो प्लास्टिक का कॉइन है, लेकिन अभी के लिए पैसा, इसको समझ लीजिए। प्लास्टिक कॉइन को समटाइम्स पैसा समझते हैं, पता है कि नहीं। कई रेस्टोरेंट में खाना खाने से टोकन मिलता है ना प्लास्टिक का कॉइन, और जाके आगे देते हैं तो उसको पैसा ही समझता है, बट वो है तो प्लास्टिक। वैसे ही अभी के लिए 1 ATM इक्विवेलेंट टू, ये सब बैरोमीटर में पढ़ेंगे। 1 ATM इक्विवेलेंट टू, 1 ATM का जो प्रेशर डेवलप होता है वो बैरोमीटर में 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के वजह के बराबर होता है। तो 1 ATM इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ व्हाट, Hg, और 76 सेंटीमीटर के हम लोग लिख सकते हैं 760 mm ऑफ Hg, यहाँ तक लिख लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा 1 टॉर, हाउ मच टॉर, 1 टॉर इक्वल टू होता है 1 mm ऑफ Hg। 1 टॉर इक्वल टू व्हाट, तो भाई 1 ATM इक्वल टू कितना, दिस वन, 1 ATM इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। तो क्या बोल सकते हैं यहाँ से 1 ATM इक्वल टू ऑल्सो नोन एज 760 टॉर, ये भी लिख लीजिए।
अबे सब कुछ भी बता रहे हैं तो अब मैं किसी भी चीज़ का यूज कर सकता हूँ। 1 पास्कल इक्वल टू क्या होता है? अभी तो आप लोग बोल रहे थे 1 पास्कल इक्वल टू साथ 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल इक्वल टू व्हाट? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इज इट राइट? हाँ या ना कुछ बोलिए अगर सही है तो क्या यहाँ पे बोल सकते हैं 1 एटीएम इक्वल टू 1 इंटू 10⁵ पास्कल? इसे देखिए और किसे देखिए, इसे देखिए। तब यहाँ पे लिख सकते हैं 1 एटीएम इक्वल टू दिस वन। इसका मतलब इतना कुछ जानने के बाद सर आप किसी भी यूनिट में प्रेशर रहेगा, मान लेते हैं कि मैंने प्रेशर आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया। अब मैं क्लास कर रहा हूँ केमिस्ट्री का क्लास, राइट? अब मुझे चाहिए एटीएम में, क्या इसमें दिया रहेगा तो एटीएम में कन्वर्ट कर लेंगे? हो जाएगा। इसका मतलब किसी भी यूनिट में देंगे तो दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 बार इक्वल टू कितना? 1 एटीएम। याद रहेगा? चलिए यहाँ तक हो गया ना? इसको हटाएं। अच्छा, मास का भी यूनिट बताने का रिक्वायरमेंट है या मास का यूनिट जानते हैं? क्या? ग्राम नहीं तो केजी? क्या डिग्री को केल्विन में, आप केल्विन को डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे? बताने का रिक्वायरमेंट है या हो जाएगा? हो जाएगा। वेरी गुड। अब हेडिंग बताइए विदाउट वेस्टिंग टाइम, आइडियल गैस लॉ। यहाँ देखिए बॉयल्स लॉ, सबसे पहले लिखिएगा बॉयल्स लॉ। यहाँ देखिए एवरीवन, अच्छा 11th क्लास के बच्चे इस इक्वेशन से आप लोग वाकिफ़ हैं? कौन सा इक्वेशन? आइडियल गैस इक्वेशन। पहले आइडियल गैस इक्वेशन आया था या पहले बॉयल्स लॉ? ऑब्वियसली पहले बॉयल्स लॉ आया है। बॉयल्स लॉ आया है, उसके हेल्प से ही इसको डेवलप किया गया है। करेक्ट? पहले अगर कोई पूछे पहले आइडियल गैस इक्वेशन, इसका एक और नाम है इक्वेशन ऑफ अ स्टेट। क्या नाम है? बाद में बताएगा कि व्हाट द मीनिंग ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्टेट, दिस इज द राइट टाइम। लेकिन पहले आया है बॉयल्स लॉ, पीवी इक्वल टू एनआरटी बाद में आया है। बट हम लोग तो अब जान गए ना, हम लोग तो पता है। तो बॉयल्स लॉ में ही अगर मैं ग्राफ प्लॉटिंग के लिए अगर इसका यूज करता हूँ कोई प्रॉब्लम? तो ऐसे हम लोग जान चुके हैं, ये मुझे पता है कि बॉयल्स लॉ, उसके बाद एवोगाड्रो लॉ, उसके बाद चार्ल्स लॉ, और उन तीनों को मिलाकर बना था दिस इक्वेशन, राइट? बट अभी हम लोग जान गए हैं तो अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है? तो बॉयल्स लॉ किसके बीच में रिलेशन है? बॉयल्स लॉ इज द रिलेशन बिटवीन व्हाट? प्रेशर एंड वॉल्यूम। रिलेशन बिटवीन व्हाट? प्रेशर एंड वॉल्यूम। अच्छा, आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब सेम, थर्मल का मतलब टेम्परेचर। आइसोबेरिक का मतलब क्या होता है? बेरिक मतलब बैरोमीटर, बैरोमीटर मतलब प्रेशर। तो आइसो का मतलब सेम और बेरिक का मतलब सेम प्रेशर। और आइसोकोरिक का मतलब सेम कांस्टेंट वॉल्यूम। तो बॉयल्स लॉ लिखिए और ब्रैकेट लिखिए रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। At constant temperature, the volume of a fixed amount of given gas, at constant temperature the volume of fixed amount of gas, fixed amount को अंडरलाइन कीजिए, is inversely proportional to pressure of the gas, is inversely proportional to
प्रेशर ऑफ द गैस। बॉयल्स लॉ क्या है एवरीवन? एट कॉन्स्ट, यहां देखिएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर फिक्स्ड अमाउंट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फिक्स्ड अमाउंट? नंबर ऑफ मोल इज कीपिंग कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल इज कीपिंग। तो बॉयल्स लॉ में क्या क्या कांस्टेंट रहता है? अब बोलिए। टेम्परेचर एंड मोल, टेम्परेचर एंड मोल, करेक्ट। तो भी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? पी, करेक्ट है ना? या पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। ऐसे बोलें या ऐसे बोलें, अलग बात है, सेम बात, मोटा मोटी एक ही बात है। बट यहाँ पे व्हाट इज कीपिंग कांस्टेंट? दोनों चीज कांस्टेंट रहेगा एवरीवन, ठीक है। टेम्परेचर एंड नंबर, इसलिए मैंने बोला फिक्स्ड अमाउंट, करेक्ट। तो यहां से P इक्वल टू क्या K/V लिख सकते हैं? हाँ या ना, कुछ बोलिए। जहां पे K को क्या बोलिएगा? K इज नोन एज व्हाट? सबसे पहले तो बोलेंगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, क्या बोलेंगे? एंड दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज नोन एज बॉयल्स कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नोन एज बॉयल्स कांस्टेंट। इज इट राइट? तो P इक्वल टू क्या हो गया? K/V, वेयर K इज नोन एज बॉयल्स कांस्टेंट। अब यहां तक रुक जाइए। बोलिए, ध्यान से देखिएगा, इसका ग्राफ कैसा होगा? एक मिनट, P और V मिलाकर, एक मिनट, P और V मिलाकर कितना क्वाड्रेंट बनेगा? भाई 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। बट P और V का बात कर रहे हैं, तो क्या इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में ग्राफ जाएगा? क्यों नहीं ड्रॉ करेंगे? यहां देखते रहिएगा। देखिए, लेट मी फिनिश, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। अभी ये फर्स्ट क्लास है, आप लोग को मौका देंगे, घबराते क्यों हैं? क्लास असाइनमेंट आप ही लोग के लिए है। तो एक्चुअल में चेंज इन प्रेशर निगेटिव होता है। चेंज इन प्रेशर कैन बी निगेटिव, डेल्टा P निगेटिव हो सकता है, बट क्या प्रेशर निगेटिव कहीं पे सुने हैं? चेंज इन वॉल्यूम निगेटिव हो सकता है, बट वॉल्यूम निगेटिव। दैट्स भाई, इस क्वाड्रेंट में आएगा तो मेरा वॉल्यूम निगेटिव रहेगा, इस क्वाड्रेंट में तो दोनों निगेटिव रहेगा, इस क्वाड्रेंट में ग्राफ आएगा तो इस क्वाड्रेंट में ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है। तो ले देखकर बचा क्या? इस क्वाड्रेंट में। पहला तो क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए, V टेंडिंग टू 0, V टेंडिंग टू व्हाट? तो प्रेशर टेंडिंग टू K/0 इक्वल 0 या K/0 इक्वल टू इन्फिनिटी। तो बहुत जस्ट इमेजिन कि किसी भी गैस है, फिक्स्ड अमाउंट है, उस गैस के वॉल्यूम को कंप्रेस करके, बिल्कुल कंप्रेस करके उसका वॉल्यूम 0 कर रहे हैं। ये आइडियली पॉसिबल है? नहीं है। तो इसका मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप करना पड़ेगा। तो V टेंडिंग टू 0, तो प्रेशर टेंडिंग टू व्हाट? इन्फिनिटी। और V टेंडिंग टू इन्फिनिटी, प्रेशर टेंडिंग टू 0। और इस इक्वेशन को कौन सा इक्वेशन बोलते हैं? सर्किल का, पैराबोला का, या हाइपरबोला का? हाइपरबोला का। तो इसका ग्राफ का शेप कैसा रहेगा? दिखा दीजिएगा, दिस इज द ग्राफ, करेक्ट। इस ग्राफ प्लॉटिंग में किसी को प्रॉब्लम? अब एक मिनट, आपसे अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा मेडिकल के बच्चे की बॉयल्स लॉ, अब पहला ऑप्शन बॉयल्स लॉ, इन बॉयल्स लॉ प्रोसेस इज, पहला ऑप्शन आइसोथर्मल, दूसरा ऑप्शन आइसोबेरिक, तीसरा ऑप्शन आइसोकोरिक, अब कुछ भी नहीं समझ आता, नॉन ऑफ दिस। तब क्या है? आइसोथर्मल। एक नीचे एक लाइन लिख लीजिए नोट करके। बॉयल्स लॉ, इन बॉयल्स लॉ प्रोसेस इज आइसोथर्मल। एक मिनट, क्या, कौन सा थर्मल? तो आइसोथर्मल का ग्राफ को हम लोग बोलते हैं आइसोथर्म। इस ग्राफ को क्या बोलेंगे?
आइसो, करेक्ट। तो एक मिनट, यहाँ पे टेम्परेचर, कहाँ पे, यहाँ पे टेम्परेचर, तो इस ग्राफ के ईच एंड एवरी पॉइंट पे, इस ग्राफ का, इस आइसोथर्म के ईच एंड एवरी पॉइंट पे प्रेशर टेम्परेचर डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। तो अगर यहाँ पे टेम्परेचर T1, तो यहाँ भी क्या रहेगा? T1 रहेगा। लिख लीजिए। नहीं, अब सपोज कीजिए कि कहीं यहाँ देखिएगा, समटाइम्स ऐसा भी तो हो सकता है ना कि प्रेशर भी कांस्टेंट और टेम्परेचर भी कांस्टेंट, तो उसको सिर्फ आइसोथर्मल बोलेंगे या आइसोथर्मल आइसोबैरिक दोनों बोलेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? टू प्रोसेस। बट यहाँ पे अगर सिर्फ क्या कांस्टेंट करके रखे हैं? टेम्परेचर। तो बस अभी आप इतना ही कोऑपरेट कीजिए कि बस बॉयल्स लॉ के लिए याद रखिएगा, बाकी मैं देख लूँगा प्रॉब्लम में कि इसका कैसे यूज लेना है। बस इतना याद रखिएगा कि बॉयल्स लॉ में कौन सा प्रोसेस होता है, तो कौन सा प्रोसेस? आइसोथर्मल, क्योंकि यह स्टेटमेंट था, ये मैं नहीं बोला हूँ, ये बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एंड वाइस वर्सा, राइट? तो उसके लिए हम लोग ये किए हैं, करेक्ट है ना? चलिए, ये पूरे क्लास में यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, इसमें P वर्सेज V, तो P और V में ये इंक्रीजिंग प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, प्रेशर द फंक्शन ऑफ, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है? वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है या घट रहा है? तो V ज़्यादा कर रहे हैं तो P कम हो रहा है। तो इस टाइप का कैरेक्टर को X ज़्यादा करेंगे और Y कम होगा, तो इस टाइप के नेचर को क्या बोलते हैं? डिक्रीजिंग फंक्शन। एग्री? और डिक्रीजिंग फंक्शन का भाई 3 ही टाइप का ग्राफ होता है आपके लाइफ में। डिक्रीजिंग फंक्शन का कितना टाइप का शेप होता है? ए होता है, ए होता है और ए होता है। तो इसमें से मैंने कौन सा शेप लिया है? ए लिया है। ये तो सबको पता है क्यों लिया है, तो बाकी बाद में चेक कर लीजिएगा या अभी चेक कर लेते हैं। तो आप लोग में से इसको आज डिफ्रेंशिएट करेंगे भार्गव। चलिए आप ही से स्टार्ट करते हैं, मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करके दीजिए। dP बाई dV को क्या पढ़ेंगे? डिफ्रेंशिएशन ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, ये तो पढ़ेंगे ना? बोलिए क्या पढ़ेंगे? डिफ्रेंशिएशन ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट, ऐसा पढ़ा जाता है, बट इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? इतना बोले से काम चलेगा? स्लोप किसका? P वर्सेज V या V वर्सेज P बोले? P वर्सेज V। और मैथमेटिक्स में क्या पढ़ते हैं? डिफ्रेंशिएशन ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। तो भाई इसका डिफ्रेंशिएशन तो सब लोग को पता होगा, नहीं? तो क्या इसका डिफ्रेंशिएशन कर पाएंगे? और नहीं कर पाएंगे तो बहुत दुख की बात है। इससे नीचे जाके मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ। मान लीजिए ऊपर जाता है तो V के पावर -1 हो जाएगा और डिवाइड बाई dV, एंड वी नो दैट किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी को डिफ्रेंशिएशन से बाहर ला सकते हैं, ये भी सीखे होंगे। करेक्ट? अब इसका फार्मूला आएगा तो क्या हो जाएगा? K, बोलिए, -1 V के पावर, इतना लिख सकते हैं, n-1। यहाँ पे n का काम कौन कर रहा है? -1। तो कितना बढ़िया है, आज सुबह डिफ्रेंशिएशन कल से सीख रहे हैं, यहाँ पे काम में आ गया। नहीं तो फिर यहाँ पे मुझे आप हाथ खड़ा करके पूछे सर समझ में नहीं आया, अभी समझ में आ गया? बस डिफ्रेंशिएशन किए हैं। चलिए, अरे है क्या? dP बाई dV, दिस इज व्हाट? स्लोप ऑफ P वर्सेज V, क्या है? और इक्वल टू -K बाई V स्क्वायर कर सकते हैं, -K बाई V स्क्वायर, करेक्ट? और K के बदले अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो K के बदले क्या मैं P भी लिख सकता हूँ?
के के बदले पी इंटू भी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है तो के के बदले क्या लिखेंगे, पी इंटू, तो माइनस पी वी बाई वी स्क्वायर, क्या इसको कैंसिल कर सकते हैं? कितना बढ़िया रिलेशन आ गया, इसको शॉर्ट नोट्स में रख लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। इसका मतलब है बॉयस लॉ में, कौन सा लॉ, बॉयस लॉ में पहला चीज़ तो मैं सीखा कि बॉयस लॉ में पी वर्सेज वी का ग्राफ होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कौन सा, उसको, इस ग्राफ को हम लोग पढ़ते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस ग्राफ को क्या पढ़ते हैं, रेक्टेंगुलर। अब यहां देखिए स्लोप आपका क्या है, माइनस पी बाई वी। इस पॉइंट पे अगर स्लोप, अब यहां देखिएगा कितना बढ़िया बात हो गया, जो ब्रैकेट के अंदर है, इस ब्रैकेट के अंदर, उस ब्रैकेट के अंदर का क्वांटिटी कभी निगेटिव होगा। इस ब्रैकेट के अंदर प्रेशर निगेटिव नहीं होता है और वॉल्यूम भी निगेटिव नहीं होता है। जो इनका फर्स्ट क्लास है भाई, वो भी अपना साइकोलॉजिकली प्रेशर में मत रहिए, एकदम पहला क्लास है, यहाँ से आपका सफ़र शुरू हो गया और चीज़ों को समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर भी पॉजिटिव, वॉल्यूम पॉजिटिव, तो एक क्वांटिटी पॉजिटिव और आगे में क्या लगा हुआ है, निगेटिव। इसका मतलब स्लोप ऑलवेज निगेटिव रहेगा, इट राइट। और वैसा फंक्शन जिसका स्लोप निगेटिव होता है उसको डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। बट ए डिक्रीजिंग फंक्शन में वी इन्फिनिटी, तो स्लोप क्या, स्लोप जीरो हो भी रहा है, राइट। अब वी टेंडिंग टू जीरो, देन स्लोप माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी तो यहाँ आ जाएगा। तो एंगल यहाँ देखिएगा, किसी एक पॉइंट पे ध्यान से देखिएगा, ये एंगल एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, तो यहाँ पे एंगल कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, 90 से 180 या 180 से 90, 90 से 180 की तरफ जा रहे हैं भाई, यहाँ से मैं जा रहा हूँ 90 से, तो 90 से अगर 180 की तरफ जा रहे हैं तो शेप ऐसा ही बनेगा, कैसा बनेगा। और अगर ऐसा आ रहे हैं, देखिए तो ये भी तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। अरे इसको देखिएगा तो यहाँ पे भी एंगल क्या रहता है, ऑब्ट्यूज, बट यहाँ पे क्या रहता है, जीरो ना बोल के, हाँ जीरो से ना बोल के 180 से 90 बोलिए, ज़्यादा बेटर रहेगा इस केस में, क्योंकि बाकी जगह तो ऑब्ट्यूज है ना, बट यहाँ आते आते क्या हो गया, 90 हो गया। तो 180 से 90 की तरफ अगर जाते हैं, कहाँ से कहाँ, 180 से 90 की तरफ अगर जाते हैं तो शेप ऐसा, और 90 से 180 की तरफ जाते हैं देन स्लेप ऐसा रहेगा। और लास्टली जहाँ पे लास्ट में जाकर इस तरफ इन्फिनिटी पे जाकर अगर स्लोप जीरो होता है तो डैम से ऐसा ही शेप दिखेगा। और यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन का शेप ऐसा रहेगा क्या, इसका मतलब है कि स्लोप क्या है, कांस्टेंट, बट स्लोप इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर। स्लोप इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, वॉल्यूम और प्रेशर में कुछ भी चेंज करेंगे तो यहाँ पे स्लोप चेंज हो रहा है, तो क्या इसका स्ट्रेट लाइन रहेगा, नहीं रहेगा। और लास्टली इतना कुछ बोलने का रिक्वायरमेंट नहीं है, इस इक्वेशन को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो आज के बाद अगर ऑब्जेक्टिव आएगा कि बॉयस लॉ में, कौन सा लॉ में, बॉयस लॉ में प्रेस, अभी लिखना नहीं है, मैं टाइम दूंगा, लेकिन ग्राफ ड्रॉ करना है, पहले ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। अरे डिफ्रेंशिएट के यहाँ से यहाँ तक सारा कुछ लिखना है, और जिसको बॉक्स में करेंगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और वहाँ पे भी दिखाइएगा। और इस पॉइंट पे स्लोप क्या रहेगा, अगर यहाँ इस पॉइंट का प्रेशर P है और वॉल्यूम V है, क्या है, P एंड V, तो स्लोप क्या कहलाएगा, माइनस P बाई V, ठीक है, करेक्ट है ना। अब ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव तो बन जाएगा, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि बॉयस लॉ में P वर्सेज V ग्राफ में V टेंडिंग टू जीरो देन स्लोप इक्वल टू व्हाट, V टेंडिंग टू जीरो तो स्लोप जीरो, स्लोप क्या आ जाएगा। अब बॉयस लॉ में P वर्सेज V ग्राफ में V टेंडिंग टू V टेंडिंग टू इन्फिनिटी, V टेंडिंग टू स्लोप जीरो, अब V टेंडिंग टू जीरो देन स्लोप प्लस, मत बोलिएगा माइनस इन्फिनिटी भाई, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी का मतलब ये नॉर्थ पोल साउथ पोल का डिफरेंस है। आप लोग प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी एक ही मान लेते हैं क्या, आसमान जमीन का डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिसकंटिन्यूटी है, थोड़ा या बहुत बड़ा, जिसको देख ही नहीं पा रहे हैं। हो गया ना। तो एक पॉइंट लिखे तो ग्राफ के बाद
In Boyle's law, graph of P versus V is rectangular hyperbola. इस इक्वेशन को क्या कौन सा बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. इन बॉयल्स लॉ ग्राफ ऑफ P वर्सेस V इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. हो गया ना? ओके एवरीवन, बॉयस लॉ स्लोप निकाल लीजिएगा. एक केमिस्ट्री के साथ ये देखिए, ये चीज़ मुझे 3 जगह हेल्प पहुंचाएगा. थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स में, यहाँ पे गैसेस एसिड तो हेल्प मिल ही गया, बट थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स एज वेल एज फिजिक्स में पहुंच जाएगा हेल्प. तो वहाँ पे याद रहेगा. फिजिक्स का कोई चैप्टर पढ़ाते रहेंगे, मुझे बॉयस लॉ में स्लोप पूछेंगे तो हो जाएगा ना. ओके फिर से एक बार, पी वी इक्वल टू के. बोले के क्या है? बॉयल्स कांस्टेंट. अब मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, इज इट बॉयल कांस्टेंट इज कांस्टेंट एट ऑल टेम्परेचर. एकदम छोटा सा ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि हम लोग के माइंड में ही रहता है ना कि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट फॉर ऑल. तो पी वी इक्वल टू के, करेक्ट. तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा है क्या के क्या है? बॉयल्स कांस्टेंट. क्या बोल रहे हैं? कांस्टेंट. तो इज इट बॉयल्स कांस्टेंट इज कांस्टेंट एट ऑल टेम्परेचर? क्यों? भाई अच्छा ठीक है, आपस में डिबेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है. मतलब आंसर में जो मिल गया है, आप लोग का क्या राय है? तो भाई एक मिनट, जब तक ये तो अभी ये हो गया ना कि पी वी इक्वल टू एन आर टी जान रहे हैं तो ये बात बोल रहे हैं. मानते पी वी इक्वल टू एन आर टी नहीं जानते तो ये बात नहीं मानते. तब तक आपको आइडिया लगता क्या? बट यहाँ देखिए, पी वी इक्वल टू व्हाट? के. और किसके लिए काम कर रहे हैं? आइडियल गैस. कौन सा गैस? और इसमें भी मुझे पता है कि अभी 80% स्टूडेंट को नहीं पता होगा आइडियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सर आप बोल रहे हैं इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ. बट लग रहा है कि आइडियल है कुछ, राइट. ये सब हम पढ़ेंगे कि आइडियल क्यों बोलते हैं केटीजी में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. बट बॉयल्स लॉ के बाद और भी 2-3 लॉ आया था, तब आया था पी वी इक्वल टू एन आर टी. बट हम लोग तो इसका एंजॉय कर सकते हैं. तो पी वी इक्वल टू व्हाट? एन आर टी. यहाँ पे क्या है? पी वी इक्वल टू के. और यहाँ पे क्या है? ओके, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कीजिए. यस, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या बोल सकते हैं? के इक्वल टू एन आर टी. के इक्वल टू व्हाट? एन आर टी. कितना बढ़िया चीज़ मिल गया. इसका मतलब है कि फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस, एक मिनट, फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ व्हाट? तो अमाउंट तो फिक्स है, बट मान लेते हैं कि आप बॉयल्स लॉ का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लैब में. आप यहाँ पे आपका गैस है और एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन है. पिस्टन को ऊपर नीचे कर सकते हैं, वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट क्या मेंटेन करके? अरे इसको रखें थर्मोस्टेट में. थर्मोस्टेट एक कंटेनर होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट बना के रखते हैं, राइट. तो टी कांस्टेंट. बट एक्सपेरिमेंट में ऐसा भी तो हो सकता है कि अभी मैं 50 डिग्री से पे काम कर रहा हूँ, एंड थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट 2 फ्रेंड है और 2 फ्रेंड को बोल दिया कि तुम 50 डिग्री कांस्टेंट करके बॉयल्स एक्सपेरिमेंट करो, और दूसरे फ्रेंड को बोला गया कि 75 डिग्री कांस्टेंट करना है. तो दोनों का टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, बट क्या वो दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट है अपने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, बट क्या सेम टेम्परेचर है? तो इज इट कंपलसरी कि बॉयल्स जो लॉ है या बॉयल्स एक्सपेरिमेंट रहेगा वो सिर्फ बिल्कुल सेम टेम्परेचर पे सबके लिए रहेगा? डिफरेंट टेम्परेचर हो सकता है, बट वो टेम्परेचर फिक्स रहेगा फॉर गिवन एक्सपेरिमेंट, राइट. वैसे ही यहाँ देखिए, के इक्वल टू क्या है? एन आर टी. तो अगर यहाँ पे टेम्परेचर T1 कांस्टेंट किया गया है तो K क्या रहेगा? एन आर T1 क्या रहेगा? बट अगर थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट अगर टेम्परेचर T2 है तब बॉयल्स कांस्टेंट क्या हो जाएगा? एन आर. इसका मतलब है डिफरेंट टेम्परेचर बॉयल्स कांस्टेंट इज नॉट कांस्टेंट फॉर ऑल टेम्परेचर.
इट इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन टेम्परेचर। यहां से यही से भी सीख रहे हैं ना, क्या सीख रहे हैं? बॉयल्स कांस्टेंट इज नॉट कांस्टेंट फॉर व्हाट? ऑल टेम्परेचर, इट इज कांस्टेंट फॉर व्हाट? गिवन। ठीक है, एक लाइन। आज जिसको बॉक्स में कर रहे हो आपका शॉर्ट नोट्स में रहेगा, ठीक है? बॉयल्स कांस्टेंट इज नॉट कांस्टेंट फॉर ऑल टेम्परेचर। बॉयल्स कांस्टेंट इज नॉट कांस्टेंट फॉर ऑल टेम्परेचर, इट इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन टेम्परेचर। यहां देखेंगे स्टूडेंट, ये लाइन लिख लिए, हो गया ना भाई? यहां पे कांस्टेंट क्या है? NR। अरे बाई इक्वल टू 2x लिखते हैं तो क्या यहां बोल सकते हैं बाई डायरेक्टली इक्वल टू x? 2 क्या था? कांस्टेंट, इसलिए ऐसा बोले ना। वही तो है k इक्वल टू NRT। NR क्या है? क्या यहां से बोल सकते हैं बॉयल्स कांस्टेंट डायरेक्टली इक्वल टू टेम्परेचर? लिखिए, इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं सर टेम्परेचर इंक्रीजेज, बॉयल्स कांस्टेंट ऑल्सो इंक्रीजेज, हाँ या ना? और टेम्परेचर डिक्रीजेज, बॉयल्स कांस्टेंट ऑल्सो डिक्रीजेज। ये सारा ऑब्जेक्टिव बनते जा रहा है, ठीक है? करेक्ट है? बोलिए, एक ऐसा इक्वेशन लीनियर, यस, बट इट इज द इक्वेशन ऑफ a straight line passing through a origin, right? पासिंग थ्रू व्हाट? तो क्या है, मैंने ग्राफ सही ड्रॉ किया? ठीक है ना? कि स्लोप निगेटिव है या पॉजिटिव है? ओके, यहां तक हो गया? देखिए, मेरे लिए एक चीज़ थोड़ा सा प्रेशर का बात रहता है, किसी भी चैप्टर का पहला क्लास बहुत सेंसिटिव होता है। किसी बैच का पहला क्लास वो और भी सेंसिटिव। डेमो क्लास में क्या होता है, बच्चे पहले चेक करते हैं टीचर को, मुझे अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। मतलब यहाँ पे कितना रिस्क है कि पहला डेमो क्लास, और अगर डेमो क्लास हिट जाता है, डोंट वरी, सरस्वती का ब्लेसिंग है कि 10 साल से हिट ठीक ठाक रहता है, बट नहीं लेता कि डेमो क्लास सेंसिटिव है। बट भाई पहला क्लास में लोग क्या कर पाएगा, तो हम लोग किसी तरह से काम चला लेते हैं। पहला क्लास में स्टार्ट करता हूँ ऑर्गेनिक, जो कि बहुत भयानक है और इंटरेस्टिंग है। यही पढ़ाता हूँ CnH2n+2 और CnH2n, और वहाँ पर ही बच्चों को कॉन्फिडेंस लेते हैं। पहला देखिए, पहले मेरा टारगेट क्या रहता है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकली बहुत लोग का रहता है कि केमिस्ट्री बहुत बोरिंग है, सर मैथ बहुत इंटरेस्टिंग, और उससे थोड़ा फिजिक्स इंटरेस्टिंग। ये दूसरी बात है कि मेडिकल वाले बच्चे फिजिक्स से डरते रहते हैं, एक रिपल्सिव कैरेक्टर आता है। और मैथ बहुत इंटरेस्टिंग है इंजीनियरिंग वाले के लिए, लेकिन लास्ट में जाकर मैथ को नंबर 3rd पे लेके जाते हैं सब कुछ। मतलब इसमें एक गाना याद आता है, क्या एक गाना है था ना, अपना टाइम भी आएगा, कुछ ऐसा गाना है। यहाँ देखिए, तो एक्चुअल में ये रहता है, तो पहला क्लास डेमो क्लास, उसमें माहौल बनाना रहता है। बट मैं कोशिश करता हूँ कि फर्स्ट क्लास से ही पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ, ऐसा नहीं कि 10 दिन डेमो ही चल रहा है। आप लोग कोई भी क्लास रिपीट नहीं किया हूँ जब से स्टार्ट हुआ है, आते रहेंगे, कारबा बनता रहेगा, बैच बनते रहेगा, बट पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, क्योंकि सिलेबस इज सो फास्ट। तो जो पुराने बच्चे आए हुए हैं, नए बच्चे की वजह से, हाँ उनको हेल्प करूँगा, उनको भी लेकर आना है पैरेलली, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट कि हाँ सिलेबस को स्लो करें। दूसरी बात है, किसी चैप्टर में पहला दिन पूरा फ्रेम ही रहता है ना कि इसके बाद ये पढ़ाना, इसके बाद ये पढ़ाना है, तो फर्स्ट डे प्रेशर रहता है। जब आप टीचर बनिएगा तो समझिएगा। और फर्स्ट टाइम में लगता है कि जैसे समटाइम्स ऐसा लगता है कभी कभी कोई टफ चीज़ है ना, तो मुझे तो समझ में आता रहता है, लेकिन सामने वाला को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है कि मुझे समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल बॉयल कांस्टेंट, मुझे समझ में आ गया कि बॉयल कांस्टेंट इज नॉट कांस्टेंट एट ऑल टेम्परेचर, इट इज कांस्टेंट एट, बट नहीं लगता कि PV = NRT बहुत हेल्प कर दिया आपको। बट ये पहले जान रहे तब ना, नहीं तो थोड़ा कन्फ्यूजन होते रहता। करेक्ट? तो कितना बड़ा एडवांटेज ले लिया आप PV = NRT का। अब बोलिए K = ये ऑब्जेक्टिव आएगा, आ चुका है। एक क्या है, कांस्टेंट ना, वेरिएबल क्या है, T और K। तो एक ऐसा इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, तो ग्राफ आपसे पूछा जाएगा बॉयल्स कांस्टेंट वर्सेस टेम्परेचर का फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस,
फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ, कैसा इक्वेशन बने, कैसा ग्राफ रहेगा? देखिए तो मैंने ग्राफ सही ड्रॉ किया, मेरा ग्राफ गलत है, अब सही है। मतलब यहाँ पे आने का मतलब टेम्परेचर इन केल्विन 0 और टेम्परेचर इन केल्विन 0 मतलब -273, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये आइडिया है, तो इसको बोलते हैं, यहाँ देखिएगा, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ। मतलब यहाँ तक नहीं जा रहे हैं बट आइडिया है मैथमेटिक्स से कि अगर जाएंगे तो यहाँ से गुजरेगा, राइट? इसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ। तो ये ग्राफ रहेगा और इसका यहाँ देखिएगा, एक किसका काम करेगा? y = 2x में एक किसका काम करता था? स्लोप। तो इसका स्लोप क्या रहेगा? ये ऑब्जेक्टिव आएगा स्टूडेंट, बॉयल्स कांस्टेंट वर्सेस टेम्परेचर में स्लोप पूछा जाएगा। tan थीटा इक्वल व्हाट? m इक्वल व्हाट? nr। इसका यूज क्या रहेगा? समटाइम्स k वर्सेस t, क्या k वर्सेस t का ग्राफ दिया रहेगा और यहाँ पे एंगल बताया रहेगा। तो एंगल बताया रहेगा तो क्या tan थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ से फिर पूछा जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ n इक्वल टू क्या कीजिएगा? m/r, m/, बट फिर भी आपको कन्फ्यूजन रहेगा कि सर r का वैल्यू किस में पुट करें, राइट? r का वैल्यू, r तो का वैल्यू डिफरेंट होता है ना। तो यहाँ पे मैं बाद में बताऊंगा कि यहाँ पे r का वैल्यू का, r का यूनिट ही लिखेंगे, बट थोड़ा बहुत तो आप जानते होंगे मोल कॉन्सेप्ट में क्या था यूनिट? लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल। तो यस, पर मोल पर केल्विन पर मोल। तो एक्चुअली इसमें जब नंबर ऑफ मोल्स निकालना रहेगा तो r का वैल्यू इस ए पुट कीजिएगा, ठीक है? अगर यहाँ से इस फार्मूला से मोल निकालना रहेगा, और कैसे मोल निकालना रहेगा? यहाँ पे एंगल दे देंगे लाइक 45 डिग्री और तब पूछेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, तो क्या कीजिएगा? tan थीटा इक्वल टू nr, तो n इक्वल टू व्हाट? tan थीटा बाई r। बट r का वैल्यू किस में डालना है? इस यूनिट में। मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लीजिए थोड़ा, ठीक है ना? तो इसका यूज बताया कि क्या यूज उसका हो सकता है। तो ये था बॉयल्स कांस्टेंट वर्सेस टेम्परेचर इन केल्विन का ग्राफ, जिसका स्लोप क्या है? nr। डॉटेड लाइन का मतलब हुआ कि ये सॉलिड लाइन है, इसका मतलब क्या है कि डैम श्योर ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा, बट ओरिजिन पे आने का मतलब है कि टेम्परेचर इन केल्विन क्या हो गया? 0, और T0 केल्विन का मतलब कितना डिग्री? डिग्री में -273। तो नहीं लगता कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, बहुत विगरस कंडीशन पे इसको अचीव किया जाएगा। तो लैब में आप काम कर रहे हैं तो -273 में काम कीजिएगा। दैट्स वाई यहाँ पे प्रैक्टिकली जो चीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये पता है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, कैसा होता तो कैसा होता? अगर -273 होता तो ग्राफ कहाँ से जाता? ओरिजिन पे आता। बट अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल जहाँ पे जाना नहीं है तो वहाँ के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऐसे पार्शियल लाइन से, डॉटेड लाइन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ। यहाँ तक नहीं आना चाहिए, फिर भी मैंने गेस कर लिया कि यहाँ तक आ सकते हैं, राइट? ओके, आज एक खास बैच का बहुत हेक्टिक रूटीन है, नहीं? चलिए इसको बाद में थोड़ा कम कर देंगे। 11th क्लास के बच्चे जो क्लास बैठे हुए हैं, आज केमिस्ट्री का DPP टेस्ट है, अभी जस्ट लूँगा। ये आज आपके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज है। देखिए अभी तक बेचारे दे आर सो हैप्पी, राइट? बोलते हैं चेहरे पे उदासी छा गया। बट आपको खुश होने का एक बात है कि बहुत आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ, उससे आसान नहीं दे सकता था। मतलब 10 सेकेंड में बनने वाला क्वेश्चन। और जो लोग घर पे हैं भाई, उनको PDF शेयर कर दूंगा, ठीक है? यहाँ देखिए, 1 मिनट, क्या कांस्टेंट है?
अमाउंट एंड टेम्परेचर, राइट। मैंने कितना ग्राफ ड्रॉ किया? 2, और दोनों ग्राफ हाइपरबोला का है, राइट। अब मेरा कौन, अरे बॉयस लॉ का ही ग्राफ है, किसका है? इसका आंसर 2 ग्राफ है। तो 2 ग्राफ का मतलब है कि यहाँ पे एक ग्राफ, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि इसमें अगर इसका टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर डिफरेंट, एक मिनट, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर अगर डिफरेंट टेम्परेचर पे अगर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, हाँ, बट थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट सेम टेम्परेचर रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर टेम्परेचर T1 है तो यहाँ से यहाँ तक इस ग्राफ का ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या रहेगा? T1 रहेगा। बट अगर टेम्परेचर डिफरेंट करेंगे तो क्या सेम आइसोथर्म रहेगा या डिफरेंट आइसोथर्म हो जाएगा? अभी भी सिर्फ हाइपरबोला ही रहेगा, बट वो ग्राफ डिफरेंट हो जाएगा। इज राइट? डिफरेंट टेम्परेचर पे हाइपरबोला डिफरेंट हो जाएगा, दोनों कॉन्साइड नहीं करेगा, करेक्ट। शेप और नेचर सेम रहेगा, बट डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट आइसोथर्म, डिफरेंट टेम्परेचर पे ऑल टेम्परेचर पे सेम आइसोथर्म या डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट आइसोथर्म। यस। तो मुझे यहाँ पे T1 T2 में क्या रिलेशन है? 4 ऑप्शन है। T1 इक्वल टू T2, T1 ग्रेटर देन T2, ये ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, कम से कम 5 टाइम्स आया हुआ है। A, B, C और D आपको पता ही है। क्या होगा? डिराइव कीजिए। एक क्वेश्चन है, थ्योरी नहीं है। मैंने एक क्वेश्चन दिया, इसको बाद में थ्योरी बना देंगे। इसको सब लोग ट्राई कीजिए। ऑप्शन कुछ स्टूडेंट का ऑप्शन बी आ रहा है, आप में से एनीवन? दिमाग दौड़ाइए। मान लेते मैं नहीं पढ़ा था, यही एग्जाम में आया था, करेक्ट। आइए बोला रहा था कि दोनों ग्राफ बॉयस लॉ का है, किसका है? एट डिफरेंट टेम्परेचर का, मतलब 2 डिफरेंट आइसोथर्म है। तो T1 T2 में क्या रिलेशन रहेगा? अब मान लेते मैं नहीं पढ़ा था, बस आपको अपना IQ लेवल मतलब कॉमन सेंस अप्लाई करना है। बनाइए भाई, गेस नहीं करना है। उस कॉन्फिडेंस से नहीं बता पाएगा, पहले अप्रोच बिल्कुल सही है। वही तो बनाना था। ऑप्शन से किनका आंसर है? ओके, और किसका है? पार्थव। कुछ स्टूडेंट का ऑप्शन सी भी आंसर आ रहा है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। करेक्ट ऑप्शन शुड बी अभी देखिए ना, बॉयस लॉ में इतना कुछ सीखने को है ना। आपको क्या लगा सिर्फ बस एक लाइन बॉयस लॉ प्रेशर इन्वर्सिबल टू, दे आर सो हैप्पी कि बस ये सारे बोल देंगे काम चल जाएगा। बॉयस लॉ में आपको फंसा दिया जाएगा नहीं। यहाँ देखिए भाई, पी भी करेक्ट। एक मिनट, ध्यान से देखिएगा, मैं एक लाइन ड्रॉ कर दिया, करेक्ट है। एक हॉरिजेंटल लाइन,
बात मैं आपके अकॉर्डिंग में चलूँगा। ए लाइन इस दोनों ग्राफ को यहाँ पे कट किया, बट यहाँ पे अगर प्रेशर P1 है तो यहाँ भी तो P1 रहेगा, और यहाँ पे प्रेशर क्या रहेगा? वेरी गुड। बट व्हाट अबाउट वॉल्यूम? यहाँ पे वॉल्यूम V1 और यहाँ पे वॉल्यूम V2, करेक्ट। P1 V1 और P1 V2। मैंने इस पॉइंट के लिए पॉइंट A के लिए लिखा P1 V1, करेक्ट, लिख सकते हैं ना। और इस पॉइंट के लिए क्या लिखा है? P2 V2। और आप लोग खुद ही बोले हैं कि सर PV इक्वल टू K क्या है? बोलिए, बॉयल्स कांस्टेंट। तो इसका मतलब है कि बॉयल्स कांस्टेंट में अगर यहाँ पे एक ही T कांस्टेंट सिंगल टेम्परेचर का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे P और V का प्रोडक्ट और यहाँ पे P और V का प्रोडक्ट डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? इसका मतलब यहाँ पे अगर P1 V1 है और यहाँ पे P2 V2 है, तो क्या बोल सकते हैं थ्रू आउट दिस ग्राफ P1 V1 इक्वल टू P2 V2? इसका मतलब तो यही था ना, P1 V1 इक्वल टू व्हाट? P2 V2। इसका मतलब है कि यहाँ पे अब इन दोनों में ये जो P1 V1 लिखे और P2 V2 में किसका वैल्यू ज़्यादा है? नो डाउट कि P1 V1 इस ग्राफ का है और P2 V2, बट दोनों में कॉमन तो P1 है। अब V1 V2 में कौन ज़्यादा है? क्या ये बोल सकते हैं? करेक्ट, ये तो बोल सकता है ना। अब प्रोडक्ट ऑफ P एंड V क्या होता है? बॉयल्स कांस्टेंट। प्रोडक्ट ऑफ P एंड V क्या होता है? तो भाई P1 V1 क्या है? इस ग्राफ का बॉयल्स कांस्टेंट। P1 V1 क्या है? इस ग्राफ का, ये तो बोल सकते हैं। इसका मतलब K1 लेस देन व्हाट? K2, वेयर K1 इज द बॉयल्स कांस्टेंट ऑफ दिस ग्राफ एंड K2 इज द बॉयल्स कांस्टेंट ऑफ, और K1 के लिए क्या होता है? nRT1। इस ग्राफ और इस ग्राफ के लिए n को कांस्टेंट रखा गया है फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस। फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस को डिफरेंट टेम्परेचर पे मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा था। तो nRT1 लेस देन व्हाट? nRT2। लिख सकते हैं nR और nR आपस में, तो T1 लेस देन व्हाट? ऐसा भी कर सकते थे, करेक्ट है ना? लिख लीजिए। ये डेरिवेशन समझ में आया? तो यहां से यहां तक इज एन एवरी पॉइंट पे बॉयल्स कांस्टेंट फॉर ए पार्टिकुलर ग्राफ, ये T1 टेम्परेचर को फिक्स करते हुए यहां से यहां तक जो ग्राफ है उसका बॉयल्स कांस्टेंट अलग रहेगा या सेम रहेगा? तो यहाँ पे बॉयल्स कांस्टेंट K1 है तो इसका हर पॉइंट पे बॉयल्स कांस्टेंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इसके लिए मैं एक पॉइंट ए ले लिया और यहाँ पे स्मार्टली मैंने क्या किया, यहाँ का एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे एक प्रेशर P1 तो यहाँ पे प्रेशर क्या, बट वॉल्यूम तो डिफरेंट था, करेक्ट। उससे मुझे हेल्प क्या हुआ? इस पॉइंट की हेल्प से मुझे इस ग्राफ का बॉयल्स कांस्टेंट पता चल गया, और इस ग्राफ की हेल्प से, इस पॉइंट की हेल्प से इस ग्राफ का बॉयल्स कांस्टेंट पता चल गया। और उसके बाद K1 लेस देन, और K1 के लिए भी जस्ट सिखाया था ना nRT, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? nRT1। इसके लिए क्या लिखेंगे? nR कैंसिल, तो T1 लेस देन T2, करेक्ट है ना? तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? तो आज मैंने हेल्प किया, बाकी टाइम पे आपसे हो जाएगा। अब इसमें कुछ स्टूडेंट, यहाँ देखिए, कुछ स्टूडेंट ऐसा भी काम कर सकते हैं, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जैसा आप सोच रहे थे कि सर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, मैं तो वर्टिकल ड्रॉ कर दिया था, कोई बात नहीं है। यहाँ पे वॉल्यूम और यहाँ पे वॉल्यूम डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? बोलिए सेम रहेगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम अगर V1 है तो यहाँ भी क्या रहेगा? यहाँ भी क्या रहेगा? बट व्हाट अबाउट प्रेशर? P1, यहाँ पे प्रेशर P2। तो इस पॉइंट का P2 V1 और P1 V1 में ऑब्वियसली ये ज़्यादा रहेगा, V1 कॉमन हो गया, बट P2 ग्रेटर देन व्हाट? P1, हाँ या ना? अब P2 V1 क्या था? K2, इस ग्राफ का ना, ग्रेटर देन व्हाट? K1। तो nRT2 ग्रेटर देन व्हाट? एक ही बात तो है। तो लाइन को हॉरिजॉन्टल करके डिराइव कर दीजिए या लाइन को वर्टिकल करके, डिफरेंट आंसर मिलेगा या सेम आंसर मिलेगा? आपका लर्निंग प्रोसेस है, दोनों कीजिए, एग्जाम में जो भी याद आ जाए आंसर आ जाएगा। हो गया? हाँ, प्रेशर इंक्रीजेज
देखिए नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज है तो टेम्परेचर इंक्रीज है, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि वॉल्यूम का क्या चल रहा है। तो समटाइम्स प्रेशर इंक्रीज कर, अगर प्रेशर यहाँ देखिएगा PV इक्वल टू के, एक मिनट, एट ए गिवन टेम्परेचर, T को कांस्टेंट कर दिया। ध्यान से सब लोग देखिएगा, अभी इसी क्वेश्चन पर रहूँगा अगला क्लास तक। PV, क्योंकि दोबारा मुझे बॉयल्स लॉ नहीं पढ़ाना है, फर्स्ट एंड लास्ट। तब PV इक्वल टू के एट दिस वन, N कांस्टेंट T कांस्टेंट। भाई प्रेशर का 2 टाइम ज़्यादा कर दिए और टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तो वॉल्यूम 2 टाइम्स कम हो जाएगा। P को 2P तो V क्या हो जाएगा, V/2, क्योंकि उसका प्रोडक्ट क्या रहना है। तो बॉयल्स लॉ में एट ए गिवन टेम्परेचर प्रेशर बिकम्स डबल तो वॉल्यूम बिकम्स हाफ, एंड वाइस वर्सा। प्रेशर बिकम्स ट्रिपल तो वॉल्यूम बिकम्स 1/3। ये तो होना ही पड़ेगा ना, क्योंकि क्या कांस्टेंट है। इसलिए यहाँ पे ये सिर्फ सोचना कि हाँ प्रेशर इंक्रीज हो रहा था टेम्परेचर भी बढ़ दे, ये सही नहीं रहता। इसलिए मुझे लगता है कि इस तरीके से डिराइव करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। करेक्ट। पहले के ज़माना में पोस्ट कार्ड चलता था, आप लोग उस ज़माने के हैं या नहीं हैं? अंतर्देशी, अच्छा ये सब नाम भी नहीं सुने हैं भाई, KBC में आ जाएगा। पहले एक पेज रहता था अंतर्देशी का, उस पर एड्रेस लिखना होता था, और एक पोस्ट कार्ड वगैरह, एक लिफाफा। और अभी जो हम लोग देते हैं ना, क्या उसको बोलते हैं, कार्ड किसी को टीचर डे पे, राइट। इस बार तो मिला भी नहीं, कुछ लोग दिए हैं। तो एक्चुअल में मैं आपको याद नहीं दिला रहा हूँ कि अगला साल आपको देना है। ऑब्वियसली देना चाहिए टीचर डे। टीचर दिन के दिन तो टीचर को पेन तो गिफ्ट कर दीजिए, ताकि वो उसी सारा पेन से साल भर चलते रहे काम। ऐसे ही बोल रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। तो एक्चुअल में इन्वेलप समझते हैं, इन्वेलप, इन्वेलप के अंदर कार्ड या कार्ड के अंदर इन्वेलप। वेरी गुड। इन दोनों ग्राफ में से कौन सा ग्राफ किस ग्राफ का इन्वेलप है, ऊपर है। दिस ग्राफ बिकम्स इन्वेलप ऑफ दिस ग्राफ। तो अब जनरलाइज कर लेते हैं, शॉर्ट नोट्स में रख लीजिएगा, पक्का आएगा, ठीक है। तो P वर्सेस V का ग्राफ है, इसमें क्या किए हैं, N इज कीपिंग। तो यहाँ पे N कांस्टेंट है और मैं बोल रहा हूँ कि किसका P वर्सेस V का ग्राफ है, मतलब कौन सा लॉ, बॉयल्स लॉ, करेक्ट। बट एक ही ग्राफ है या 3 डिफरेंट आइसोथर्म है, 3 डिफरेंट आइसोथर्म है। तो जनरलाइज करने के लिए बॉयल्स लॉ में, इन बॉयल्स लॉ फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस, हायर टेम्परेचर ग्राफ, हायर टेम्परेचर आइसोथर्म बिकम्स इन्वेलप ऑफ लोअर टेम्परेचर आइसोथर्म, करेक्ट। इसका मतलब इस डायरेक्शन में क्या इंक्रीज होते जाएगा, इसका यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीजेज। इसका मतलब इस ग्राफ का टेम्परेचर इससे ज़्यादा रहेगा और इस ग्राफ का टेम्परेचर, आज जिस डायरेक्शन तो टेम्परेचर इंक्रीज करता है ऑब्वियसली बॉयल्स कांस्टेंट भी इंक्रीज करेगा, करेक्ट ना। क्योंकि टेम्परेचर और बॉयल्स कांस्टेंट इन्वर्सली था या डायरेक्टली था, K इक्वल टू वाट, nRT। तो T ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या कि इस ग्राफ का टेम्परेचर, अगर इसको T3 बोला जाए, इसको T2 बोला जाए, इसको T1, देन व्हाट द रिलेशन बिटवीन T1, T2, T3? T1 लेस देन T2 लेस देन T3, मतलब K1 लेस देन K2 लेस देन K3, ठीक है। ये जनरलाइज कर दिए, ये शॉर्ट नोट्स में रख लीजिएगा, ठीक है। डेरिवेशन तो यहाँ पे प्रूफ कर दिया हूँ, अब एक लाइन लिख लीजिए। इन बॉयल्स लॉ, in Boyle's law, in the graph of P versus V, in the graph of P versus V, higher temperature isotherm, higher temperature isotherm, isotherm उस कर्व को बोल रहे हैं, ठीक है।
बिकम्स इन्वेलप ऑफ, इन्वेलप मतलब ऊपर रहेगा, ठीक है, बिकम्स इन्वेलप ऑफ लोअर टेम्परेचर आइसोथर्म, becomes envelope of lower temperature isotherm। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से नेक्स्ट क्लास